कोरोना की तीसरी लहर पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक, बच्चों के माता पिता को वैक्सीन लगाना जरूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया शासकीय स्कूल का लोकार्पण। 5 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। अब राज्य में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की संख्या बढ़कर हुई 171। एसडीसी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन। लैंगिक समानता के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आशा वर्कर्स। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने आशा वर्कर्स को दिया आश्वासन। सरकार के समक्ष मुद्दा उठाने की कही बात। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल मुंगेली का लोकार्पण किया। इसका निर्माण लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिला प्रशासन मुंगेली की ओर से प्रकाशित कैरियर मार्गदर्शिका का विमोचन किया और स्कूली बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल मुंगेली के छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुंचाने के लिए संकल्पित है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। मुंगेली जिला वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। एक से एक मेधावी छात्र यहाँ हुए जो मुंगेली जिले का नाम रोशन किया। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने जो 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया, उसमें सर्वाधिक मुंगेली जिले के थे। मैं उस अवसर पर भी उन्हें बधाई दिया था कि आप लोग मुंगेली जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। आज फिर से मैं उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों के असमानता को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की श्रृंखला स्थापित करने का जो काम शुरू किया था, आज उसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज से मुंगेली में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार प्रदेश के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इस दिशा में लगातार नीति आयोग की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए जारी एसडीसी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ ने महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार अवसरों की समानता, संस्कृति के संरक्षण और विकास, न्याय समेत अनेक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन क्षेत्रों में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2020-21 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा। लैंगिक समानता, महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण में राज्य का स्कोर वर्ष 2018 में 49 और रैंकिंग में तीसरा स्थान था, जबकि वर्ष 2020-21 में राज्य ने 64 स्कोर प्राप्त करते हुए प्रथम रैंक हासिल किया है। सभी के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के बिंदु पर वर्ष 2018 के स्कोर 56 की तुलना में इस बार 64 अंकों का स्कोर प्राप्त हुआ, जबकि रैंकिंग में 21वें स्थान से लंबी उछाल लगाकर अब 8वां रैंक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2021 में धान, मक्का, अन्य अनाज सहित दलहनी, तिलहनी और अन्य फसलों की बुआई को लेकर कृषि विभाग की ओर से नए सिरे से लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस साल खरीफ सीजन में फसलों की बुआई का कुल रकबा 48,20,000 हेक्टेयर प्रस्तावित है, जो कि गत वर्ष 48,07,640 हेक्टेयर की बोनी की तुलना में लगभग 13,640 हेक्टेयर अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में धान के साथ साथ अन्य अनाज की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धान के रकबे में 5% की कमी करते हुए इसकी बुआई 36,95,420 हेक्टेयर में होगी, जबकि बीते खरीफ सीजन में धान की बुआई का रकबा 39,03,920 हेक्टेयर था।
स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यात्रीगण ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर का प्रकोप तो कम हो गया, लेकिन डर तीसरी लहर का है, जिसमें बच्चों को ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वार्ड बनाया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बच्चों के माता पिता को वैक्सीन लगाना जरूरी है, ताकि वो बच्चे के संक्रमित होने पर उनके साथ रह सके। मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज बढ़ाने ने
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अवैध करार दे दी है, तो साथ ही 24 घंटे में काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया था। वहीं 5 मेडिकल कॉलेज के 468 पीजी स्टूडेंट्स अवैध हड़ताल के चलते बर्खास्त हुए। इसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें, सरकार की कार्रवाई हुई है, कई डॉक्टरों को बर्खास्त तक कर दिया गया है, फिर भी डॉक्टरों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। हम जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पिछले 6 महीने से अपनी जितनी भी डिमांड्स है वो सरकार की तरफ रख रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। पिछली 2 बार की हड़ताल हमने 6 से 8 घंटे में रद्द की है, सिर्फ एक मौखिक आश्वासन पे, लेकिन उसका लिखित ऑर्डर आज 1 महीने होने के बाद भी नहीं आया है। तो क्या जूनियर डॉक्टर्स जिन्होंने 1.5 साल तक कोरोना में अपना दिन रात करके मेहनत की है, लोगों का इलाज किया है, आज जब उनके डिमांड्स की बात आई तो सरकार पीछे हट रही है? तो सही समय तो किसी भी चीज़ का नहीं होता। आप में से, हम में से किसी को नहीं पता कोरोना कब तक रहेगा, लेकिन क्या जूनियर डॉक्टर्स अपनी थोड़ी सी भी डिमांड नहीं रख सकते हैं सरकार के सामने? आपको 24 घंटे के अंदर वापस से सभी डॉक्टर्स को अल्टीमेटम दिया गया है कि वापस काम पर लौट जाए, तो उसका भी 24 घंटे पूरे होने वाले, क्या कुछ रहेगा आप आगे? जब तक सरकार हमारी मांगी नहीं मानेगी, हमारे लिए हमें नहीं बुलाएंगी उनसे बात करने के लिए, तब तक हम हमारी हड़ताल जारी रखेंगे। हमारे यहाँ हमारे सीनियर डॉक्टर, जो हमारे जूनियर डॉक्टर के सीनियर्स हैं हमारे, उनका यूनिवर्सिटी से नामांकन रद्द किया गया है, तो उसी लिए हम लोगों ने सभी जूनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश के सब ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। हम सब काम पर नहीं आएंगे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती। सरकार हमसे मिलने को अभी तक तैयार नहीं है। जैसे ही सरकार हमसे मिलकर हमारी बातों पर चर्चा करेगी, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। कितने डॉक्टर्स अभी तक इसमें इस्तीफा दे चुके हैं? मध्य प्रदेश से लगभग 3000 डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। यात्रीगण ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल 5वें दिन जारी है। महासचिव डॉक्टर शुभम ने बताया कि सरकार का रवैया पहले दिन जैसा ही है और बातचीत की कोई पहल नहीं की गई। सरकार हमसे बात करे, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। सिर दर्द हो रहा है, गलत है ना, ये गलत है, ऐसे टाइम पे नहीं होना चाहिए, बहुत गलत कर रहा है, बहुत ही गलत है।
तो हड़ताल पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना, अभी समस्याएं कितनी हो रही हैं, हम जैसे को तो बहुत ज्यादा हो रही है। सरकार के ऑप्शन तो हमें नहीं पता है क्या क्या है, पर हमारी स्ट्राइक का ये है कि हमारी स्ट्राइक का आज डे लास्ट हो सकता है अगर सरकार हमारी तरफ उनकी तरफ से हमारे लिए लिखित में ऑर्डर लेके आए। हमारा स्ट्राइक का लास्ट डे कभी भी हो सकता था, पहला दिन भी हमारा स्ट्राइक का लास्ट डे हो सकता था अगर सरकार चाहती कि पहले दिन ही हमें स्ट्राइक का लेटर लेके आ जाती। जो हम जिस चीज के लिए मांग कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम पहले दिन से खड़े हुए हैं, उसका लेटर अगर पहले दिन भी आता तो आज शायद 5वां दिन नहीं होता हमारी स्ट्राइक का। हम तो पहले दिन से ही तैयार हैं कि हमें। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इस बीच प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमने उनकी बात भी मानी और उनसे बात भी की, लेकिन अब हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को हाईकोर्ट की बात सुननी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सरकार है, हमने उनकी बातें भी मानी, उनसे बात भी की, अब वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हड़ताल असंवैधानिक है। अब यदि और उन्होंने हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि तुरंत काम पर लौटें, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट के निर्णय का उन्हें पालन करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीज का अहित ना हो। हमारे लिए मरीज सर्वोपरि और मरीज के हित के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। हमने पहले भी कहा है, हमने अभी भी कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय को हम जरूर पालन करें। नहीं, मुझे लगता है स्टूडेंट किस चीज से इस्तीफा दे रहे हैं अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो स्टूडेंट है ना, ये जो ड्यूटी है ये तो उनकी ट्रेनिंग है, ये तो ट्रेनिंग से किस चीज का इस्तीफा। मुझे लगता है इस देश में रहने वाला हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसको सम्माननीय हाईकोर्ट के निर्णय। आशा, उषा और सहयोगिनी संघ के प्रांतीय आह्वान पर समस्त जिलों और ब्लॉक में 1 जून से आशा वर्कर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। लेकिन इसी बीच राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को सरकार के समक्ष उठाएंगे। दरअसल आशा वर्कर्स ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण, महिला सुरक्षा और उचित मानदेय को लेकर एक मांग पत्र राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के समक्ष रखा था, जिसके बाद राज्य मंत्री ने विभिन्न समस्याओं का वर्गीकरण करते हुए तमाम समस्याओं का निराकरण करने के लिए एसडीएम और अस्पताल प्रबंधन को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे लेकर सरकार से बात करें। हमारी कई बार समस्याएं जो आती हैं फील्ड में, उसके अलावा जो हमें प्रोत्साहन की समस्या है, क्योंकि 2005 में जब हम काम करते थे दूध के दाम क्या है, सब्जी के दाम क्या है, और आज 2021 आ गई है, तब दूध के दाम क्या है और सब्जी के दाम क्या है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारा प्रोत्साहन कभी नहीं बढ़ाया गया। सरकारी कर्मचारी से भी अधिक काम हम लोगों से लिया जाता है और तो हम लोग चाहते हैं कि हमें भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आप लोग देखते होंगे सरकारी कर्मचारियों की फिर भी एक ड्यूटी होती है, 6 से 8 घंटे उनका एक काम रहता है, लेकिन आशा कार्यकर्ता का 24 घंटे का काम है और बंधुआ मजदूर की तरह काम है। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि कोई भी विभाग आ जाए, शासन का, प्रशासन का, नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, किसी भी विभाग से लोग आ जाएं, तो उनका कहना है चलिए आशा, बताइए आशा। आशा से ही सारे रिकॉर्ड मांगे जाते हैं, आशा से ही सारे काम करवाए जाते हैं। मतलब उसको ये समझा जाता है कि सारे विभागों का संचालन आशा के द्वारा किया जा रहा है, तो क्यों ना हमें नियमित कर दिया जाए। कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण अंचल तक ले जाने में। मैं उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर हूँ। 2 तरह के वर्गीकरण हुए हैं उन्होंने जो हमें मांग पत्र दिया है। एक तो वो समस्याएं जो स्थानीय स्तर पर हल की जा सकती हैं। मैंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि उनकी जो स्थानीय समस्या है उनका तत्काल निराकरण किया जाए, जैसे पेमेंट की या मास्क की, सैनिटाइजर की या और स्वास्थ्य संबंधित उपकरण की समस्या। खबरें लगातार जारी रहेंगी, एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कनाड़िया थाना क्षेत्र में स्थित भूरी टेकरी पर मौजूद घरों में तेज बारिश और आंधी के कारण यहां पर भारी नुकसान हुआ। गरीब तबके के कई परिवारों को प्रशासन ने एक योजना के तहत टीन की चादर के मकान बनवाए थे, जो कि तेज बारिश और आंधी के कारण उड़ गए और कई बच्चों को उससे चोट भी लगी। यही नहीं, घर में मौजूद सामान भी पानी में बह गया। उधर मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी को जमकर घेरा। पिछले 5 साल से ये गरीब लोगों को चद्दरों में बिठाया नगर निगम ने, प्रशासन ने 5-5 बार मैंने खुद ने मीटिंग करके प्रशासन से बात की कि ये जल्दी कराओ, उनको तकलीफ ज्यादा है। तो नगर निगम निसहाय है, करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती। ये परिवार के लोग एक बार नहीं, हर साल ये हालत होती है जो इस बार हुई, और फिर तकलीफ आती है। गरीब या तो मर रहा है या बेचारा परेशान हो रहा है। अधिकारियों को हर बार इसी तरह की प्रोसेस बनती है। मैंने कमिश्नर से बात की, कलेक्टर से की, नगर निगम के पीएस से की, जो नगर निगम के हैं, कि ये सबसे पहली मल्टी थी। लोगों के मकान 20-20 साल से रहने वालों की जगह ली है। 20-20 साल से लोग रह रहे थे और ये मल्टी बनी। जब भी हमने विरोध किया था कि तुम आप प्रधानमंत्री आवास के यहीं पैसे दो, ये बनाएंगे। हम तो अस्पताल में थे, मेरे जेठ की लड़की की छोरी को चद्दर से पूरा होठ कट गया, हाथ कट गया। 20,000 रुपए शकुंतला में लगे हैं। मैडम संतोषी मैडम को फोन लगाया तो बोलती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, 3 साल और लगेंगे। पूरी टेकरी के बच्चों को कम से कम आधा नुकसान है, कोई की उंगली कटी, कोई का कान कटा, कोई का पाँव कटा, पूरे बेहाल होगा। हम आज रोड पे खड़े हैं। हम पुलिस वालों को बोला तो बोल रहा है कि अभी आ रहा है सर, हमारी कोई नहीं सुन रही है। बेहाल से पड़े हैं, पानी में, चद्दर में, हमारा पूरा सामान का नुकसान हो गया है। और हम लोग ये हर साल मतलब यही समस्या रहती है। पानी गिरता है, तेज हवाएं चलती है, चद्दर पलटते हैं, ये लोग को थोड़ा बहुत उसमें कर देते हैं और उसके बाद में बस बंद हो जाता है। बोलते हैं आप ही देंगे, 4 महीने बाद देंगे, 6 महीने। कोई नेता आता है और बोलते हैं कि चलो ठीक है हम तुमको अभी मकान दे देंगे, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ये बस दिलासा दे देते हैं। उसके बाद में कोई मकान नहीं दिया जाता। हम लोग 2016 से हम लोगों को यही कहा जा रहा है। आज कितने मकान टूटे यहाँ पर? आज मकान तेज आंधी तूफान आया, लोगों के मकाने गिर गए, बच्ची को चोट भी आई है, हॉस्पिटल है। 150 मकान टूट गए समथिंग हम लोगों के। आप सभी लोगों को मालूम, प्राकृतिक आपदा टाइप का एक बहुत तेज आंधी और बहुत बारिश आई, उसकी वजह से जो ट्रांजिट हाउस है, 3 साइड के जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ लोग 3 साइड उखड़ गए, उसकी वजह से कुछ लोगों को इंजर्ड भी हुए हैं। तो हम अभी एसडीएम साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब और विधायक जी ने सभी ने मौका निरीक्षण किया है। और जो भी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद अब लोगों पर ब्लैक फंगस का खौफ मंडरा रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी के 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन शुक्रवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। इसके बाद राहत की सांस आई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से शहर में इस जीवन रक्षक इंजेक्शन की बड़ी किल्लत महसूस की जा रही थी।
इंदौर संभाग के आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने संवाददाताओं को बताया, एम्फोटेरिसिन बी के 12,240 इंजेक्शन की खेप राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एक दवा इकाई से खरीदी गई है। शर्मा ने बताया कि इस खेप को जल्द से जल्द इंदौर लाने के लिए कुछ सरकारी अफसरों को बद्दी भेजा गया था। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि हमें अगले 2 से 3 दिन के भीतर एम्फोटेरिसिन बी के 12,000 इंजेक्शन की एक और खेप मिल जाएगी। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की खेप के शुक्रवार को यहां पहुंचने के वक्त राज्य के जल संसाधन मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी तुलसीराम सिलावट स्थानीय देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी और निजी क्षेत्र के स्थानीय अस्पताल में फिलहाल ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इनमें इंदौर समेत राज्य के 16 जिलों के मरीज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें करीब 95% मरीज ऐसे हैं जो कि कोविड-19 से संक्रमण से मुक्त होने के बाद ब्लैक फंगस की जकड़ में आ गए हैं। कान्हा नेशनल पार्क में 1 जून से पर्यटन शुरू हो गया था। यहां सतर्कता के बीच पर्यटकों के लिए पार्क के गेट खोले गए। सुबह से सफारी शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से पर्यटकों के बीच कान्हा की सैर को लेकर उत्सुकता नजर आई। यहां वन्य प्राणियों का दीदार कर पर्यटक रोमांचित होते दिखाई दिए। बालाघाट टूरिज्म द्वारा सभी को टेस्ट कराए जा रहे हैं और हिदायत दी जा रही है कि सभी लोग गाइड पर्यटक सभी लोग जो गेट पे रहते हैं वो मास्क लगाकर आएं। वो ऐसी सभी सावधानियां बताई जा रही है बालाघाट टूरिज्म के द्वारा। हम लोगों के द्वारा भी सभी सावधानियां बरत रहे हैं एवं सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। शासन की अनुमति के बाद कल से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें कि बालाघाट जिले में कान्हा नेशनल पार्क को भी अनुमति मिली है। नेशनल पार्क भी खुलेगा और नेशनल पार्क के साथ संबंधित रिजॉर्ट्स भी खोले जाएंगे। तो इस संबंध में बालाघाट जिला टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल जो है उन्होंने एक पहल की है कि वे अपने स्तर पर जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर के वहाँ पर जितने भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ